जादुई लिपस्टिक का जादू। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नामक गांव में कविता अपनी माँ चमेली और पिता राम गोपाल के साथ रहती थी। कविता बहुत ही शरीफ और संस्कारी लड़की थी, परंतु उसमें एक ही कमी थी। वो दिखने में मोटी और रंग रूप से सांवली थी। अपने मोटापे और अपने काले रंग के कारण वो अक्सर अकेले रहा करती थी। एक दिन कविता की माँ चमेली कविता को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहती है, बेटा ये ले कुछ रुपए और पास वाली डेयरी से दूध ले आ। नहीं नहीं माँ, मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा कहीं बाहर जाने का कोई मूड नहीं है, आप खुद ही चली जाओ ना। क्यों बेटा, आज ऐसे मना क्यों कर रही है? चली जा जल्दी से, मुझे रात के लिए खाना बनाने में देरी हो रही है। नहीं माँ, मैं बाहर नहीं जा सकती। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो गली के बच्चे मेरा काला रंग देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्यों बच्चे तेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? माँ आप नहीं जानती, क्योंकि मेरा रंग काला है और मेरे चेहरे पर ये अजीब सा निशान भी है, इसलिए गांव वाले मुझे बहुत भला बुरा कहते हैं। तो क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, लोग तो बोलते ही रहते हैं, तो उनकी सुनेगी तो घर के काम कौन करेगा? मेरी बात मान और जल्दी से जाकर दूध ले आ। बाहर जाने से तेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। कब तक घर पर रहकर अंदर ही अंदर घुटेगी? माँ आप समझती क्यों नहीं हो, मैं बाहर नहीं जा सकती। अगर मैं बाहर गई तो मुझे फिर से वही सब सुनना पड़ेगा। बेटा तू चिंता मत कर, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तुझे मुझ पर भरोसा है ना? हाँ माँ, मैं आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। इतना कहकर कविता डेयरी पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और अब कविता की उम्र शादी लायक हो जाती है। एक दिन कविता के घर कुछ रिश्तेदार आते हैं और कविता की शादी के लिए एक सरकारी नौकरी वाले लड़के का रिश्ता बताते हैं। राम गोपाल इतना अच्छा रिश्ता देखकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं और एक बार लड़का लड़की को आपस में मिलने का मौका देते हैं। कविता की शादी के लिए जो लड़का उसके पिता ने देखा था उसका नाम राहुल होता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। शादी के कुछ दिन पहले राहुल कविता को मिलने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। जब ये बात कविता के पिताजी कविता को बताते हैं तो कविता राहुल से मिलने से मना कर देती है। इसके बाद कविता वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देख राम गोपाल बहुत उदास होता है और अपनी पत्नी चमेली से कहता है, देखो कविता की माँ, मुझ गरीब के घर पर इतना अच्छा रिश्ता चल कर आया है और बदले में वो लोग दहेज की मांग भी नहीं कर रहे हैं, परंतु पता नहीं क्यों हमारी बेटी इस शादी से खुश नहीं है। तुम जाओ और उससे पूछो क्या उसे राहुल का रिश्ता पसंद नहीं है। चमेली ऐसा ही करती है और वहां से कविता के कमरे में चली जाती है। मेरी प्यारी बेटी, क्या बात है, मुझे बताओ। बड़ी मुश्किल से हमें इतने अच्छे घर का रिश्ता मिला है और हमें पता है तुम इस शादी से खुश नहीं हो। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। माँ मैं ये शादी नहीं कर सकती। राहुल जी बहुत अच्छे हैं और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है, परंतु क्या उनके रिश्तेदार मुझ काली कलूटी को पसंद करेंगे? शादी में लोग हमारी जोड़ी देखकर हमारा मजाक उड़ाएंगे। मैं शादी नहीं करना चाहती माँ, मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। बेटा मैं तुझे बताना चाहती हूँ, माता पिता बड़े ही लाड प्यार से अपने बच्चे को पालते हैं और उनका केवल एक ही सपना होता है कि वो अपने बच्चे की एक अच्छे परिवार में शादी होते हुए देखे। आज तक मैंने तुझे इसलिए डांट कर रखा ताकि तू किसी गलत संगति में आकर कोई गलत फैसला ना ले ले। अपने पिताजी की खुशी के लिए तो इस शादी के लिए तैयार हो जा। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ है बेटी। कविता अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर बहुत भावुक होती है और अपनी माँ का कहना मानकर राहुल से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह राहुल और कविता एक दूसरे से अपनी मन की बातें कर लेते हैं और अब धीरे धीरे कविता को राहुल पसंद आने लगा था। राहुल अपने माता पिता और अपने भैया भाभी के साथ रहा करता था।
राहुल कविता को अपने माता पिता से मिलवाता है तो उसके माता पिता इस शादी से खुश हो जाते हैं और शादी के लिए सहमति दे देते हैं। परंतु दूसरी तरफ जब ये बात राहुल के भैया भाभी को पता चलती है तो राहुल की भाभी सरिता इस शादी के खिलाफ हो जाती है। अरे राहुल जी, आपकी आंखें खराब हो गई है जो इस मोटी भैंस को हमारे घर की बहू बनाकर लाना चाहते हो। आप इस शादी से इनकार कर दीजिए। मैं आपके लिए अपने मायके से एक सुंदर सी लड़की तलाश दूंगी, परंतु इस कलमुही के साथ आपकी शादी मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आप पढ़ी लिखी ग्रेजुएट होकर अनपढ़ों जैसी बात कर रही हैं। भला रंग रूप में कुछ रखा है क्या? इंसान की असली सुंदरता तो उसके दिल में छुपी होती है। कविता मन की बहुत साफ लड़की है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है और अब वो ये बात अपने पिताजी को भी बता चुकी है। मैं आपकी बात मानकर उसको धोखा नहीं दे सकता। मैं ये शादी कर रहूँगा। इतना कहकर राहुल गुस्से से अपनी भाभी के कमरे से चला जाता है। बाहर खड़ी कविता भी ये बातें सुन रही होती है और ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। और इसी तरह अंत में राहुल और कविता अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर हंसी खुशी से शादी कर लेते हैं। शादी में सभी लोग बहुत खुश थे, परंतु एक कोने में खड़ी सरिता अंदर ही अंदर जल रही थी, क्योंकि वो अपने चाचा की लड़की रिंकी से अपने देवर का विवाह कराना चाहती थी, परंतु इस प्लान में कामयाब वो ना हो सकी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। कविता अपने नए ससुराल में घर के सभी काम संभाल लेती है और एक होशियार बहू की तरह टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है और अपने सास ससुर का भी ध्यान रखती है। एक दिन राहुल की भाभी सरिता चुपके से किचन में जाकर कविता के द्वारा बनाए हुए खीर में मिर्ची पाउडर मिला देती है, क्योंकि सभी लोगों को कविता के आ जाने के बाद कविता के हाथों का बनाया खाना ही पसंद आता था और सरिता को इस बात से बहुत जलन होती थी। शाम को जब सब खाना खाने के लिए टेबल पर आते हैं तो वो लोग डिनर में खीर देखकर बहुत खुश होते हैं। जैसे ही राहुल खीर खाता है, मिर्ची से उसके मुंह से धुआं आ जाता है। ये देखकर राहुल कविता पर बहुत गुस्सा होता है और गुस्से से उस पर हाथ उठा देता है। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। ये सब देखकर कविता बहुत उदास हो जाती है और गुस्से से उस घर से बाहर चली जाती है। कविता रोते हुए घर के पास वाले जंगल की ओर चली जाती है। कविता जंगल के बीचों बीच एक नदी के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरा रंग काला है और मेरा शरीर थोड़ा हेल्दी है, तो इसमें भला मेरी क्या गलती? मैंने तो अपनी तरफ से मीठी खीर ही बनाई थी। पता नहीं कैसे मेरी खीर खाकर सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई। परंतु मैं सच कह रही हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरे सास ससुर और राहुल जी भी मुझसे बहुत नाराज है। मैंने फैसला किया है कि मैं घर वापस लौटकर नहीं जाऊंगी और इस जंगल में ही रहा करूंगी। कविता की ये सभी बातें पास खड़ा एक पेड़ सुन लेता है और वो बोलता है, प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे दुख समझ सकता हूँ और मुझे सब पता है कि किस तरह तुम्हारी जेठानी ने तुम्हारी इस खीर में मिर्ची पाउडर मिलाकर उसे खराब कर दिया, जिससे वे सभी तुमसे बहुत नाराज हैं। बेटा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और मैं अपने जादू से तुम्हें ये जादुई लिपस्टिक दे रहा हूँ। ये जादुई लिपस्टिक तुम रख लो। ये लिपस्टिक लगाते ही तुम दुनिया की सबसे सुंदर और खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाओगी। तुम इस जादुई लिपस्टिक से कुछ भी सामान मांग सकती हो, जिससे जीवन में तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये लिपस्टिक तुम्हें सोने और चांदी के सिक्के देगी, जिन्हें बेचकर तुम अपने घर का खर्चा चला सकती हो और गरीबों की मदद भी कर सकती हो। ये सुनकर कविता बहुत खुश होती है और पेड़ का धन्यवाद देकर वो जादुई लिपस्टिक अपने साथ अपने घर ले जाती है। कविता घर जाकर उस जादुई लिपस्टिक को लगा लेती है। कविता के ऐसा करते ही वो चुटकियों में जादू से स्लिम ट्रिम और राजकुमारी में बदल जाती है।
कविता का ये रूप देखकर सभी घरवाले एक बार फिर से कविता को पसंद करने लगते हैं और कविता के हाथों का बनाया हुआ खाना खाते हैं। खाना खाते ही कविता के हाथों का टेस्ट और जादुई लिपस्टिक की मदद से कविता सभी के दिल में अपने लिए जगह बना लेती है। ये देख सभी घरवाले कविता के खाने की तारीफ करने लगते हैं। उस दिन के बाद कविता रोजाना उस जादुई लिपस्टिक द्वारा खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें मांगती और अपने घरवालों को किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। उस दिन के बाद कविता अपने पति राहुल के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में अनीता अपनी बेटी दिव्या के साथ रहा करती थी। पिछले साल ही दिव्या के पिता की एक लंबी बीमारी की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। वैसे तो दिव्या का परिवार हमेशा से ही एक खुशहाल परिवार रहा, लेकिन जब से दिव्या के पिता बीमार हुए तब से उनकी कमाई का जरिया खत्म हो गया और साथ ही उनकी बीमारी में जोड़ा हुआ सारा रुपया पैसा लग गया, जिसकी वजह से उनका परिवार बहुत गरीब हो गया था। और अब तो दिव्या के पिता की मृत्यु के बाद से उनके परिवार पर परेशानियों का मानो पहाड़ ही टूट पड़ा था। लेकिन दिव्या की मां ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपनी बेटी की परवरिश करने के लिए एक कपड़े की दुकान पर काम करना शुरू कर दी और अपना और अपनी बेटी दिव्या का खर्चा चलाने लगी। दिव्या घर के पास के सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। उनके गांव में केवल एक ही स्कूल था, इसलिए गांव में रहने वाले सभी छोटे बड़े परिवारों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ा करते थे। उसी स्कूल में गांव के जमींदार की बेटी सलोनी भी पढ़ा करती थी। एक दिन जब उसका जन्मदिन होता है तो वो स्कूल में एक बहुत ही सुंदर गाउन पहनकर आती है, जिसे देखकर दिव्या का भी मन करता है कि काश वो भी इतना सुंदर गाउन कभी अपने जन्मदिन पर पहन पाती। घर जाकर दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है आज सलोनी का जन्मदिन था, इसलिए वो स्कूल में एक सुंदर सा गाउन पहनकर आई थी। उसका गाउन इतना सुंदर था कि मेरी नजरें तो उस पर से हट ही नहीं रही थी और मेरा मन कर रहा था कि काश मेरे पास भी इतना सुंदर गाउन होता तो मैं भी उसे परसों अपने जन्मदिन पर पहनकर स्कूल जाती और अपना जन्मदिन मनाती। बेटी तुम्हें तो पता ही है कि वो गांव के जमींदार की बेटी है। उसके पास तो ऐसा एक नहीं बल्कि कई सारे गाउन होंगे, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि हम ना तो उनके जितने अमीर हैं और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उनके जैसे बड़े बड़े शौक कर सके। लेकिन माँ, क्या आप मेरे लिए एक भी गाउन नहीं खरीद सकती? क्या इस बार भी मुझे अपना जन्मदिन अपने उन्हीं पुराने कपड़ों में मनाना पड़ेगा? प्लीज ना माँ, आप मेरे लिए एक गाउन ला दीजिए ताकि मैं भी उसे पहनकर स्कूल में अपना जन्मदिन मना सकूं। बेटी, इंसान को हमेशा अपने खर्चों को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की देखा देखी हम अपनी जरूरत और हैसियत से ज्यादा खर्चा करेंगे तो आगे चलकर हमें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अब तुम जिद मत करो और खाना खाकर आराम से सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल भी तो जाना है। अपनी माँ अनीता की बात सुनकर दिव्या बड़ी ही दुखी मन से खाना खाकर सो जाती है। लेकिन अनीता को दिव्या का दिल दुखाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मन ही मन बैठकर सोचने लगती है, हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए कि मुझे अपनी बेटी की एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने में भी सोचना पड़ रहा है। काश कि दिव्या के पिता जिंदा होते तो कम से कम उसकी छोटी मोटी ख्वाहिशें तो पूरी कर ही दिया करते, लेकिन वो भी नहीं रहे और मैं भी बस इतना ही कमा पाती हूँ कि हमारा खाना का खर्चा निकल सके। ये सब सोचते सोचते अनीता की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। अगली सुबह दिव्या को स्कूल भेजकर अनीता जब काम पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर बहुत सारे नए कपड़े आए हुए थे जिनको सही तरीके से दुकान में सजाना था। अनीता उन कपड़ों को एक एक करके सही तरीके से तय लगाकर दुकान में सजाने लगती है। तभी उसकी नजर एक लाल रंग के सुंदर से गाउन पर पड़ती है। उस गाउन को देखती ही उसे अपनी बेटी दिव्या की बात याद आ जाती है और वो कुछ सोचकर दुकान के मालिक के पास जाकर उससे कहती है,
मालिक, ये जो लाल रंग का गाउन है, इसकी कीमत कितनी है? तुम तो ऐसे पूछ रही हो कि जैसे कि तुम्हें ये गाउन खरीदना हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी कई महीने की सैलरी से भी ज्यादा है। इसको खरीदने की हैसियत सबकी नहीं है, इसलिए तुम चुपचाप कपड़े तरीके से तह लगाकर रखना शुरू करो और इसे खरीदने का ख्याल भी मन से निकाल दो। मालिक, दरअसल मेरी बेटी दिव्या का जन्मदिन आने वाला है। वो चाहती है कि वो एक सुंदर सा गाउन पहनकर अपने स्कूल जाए। बस इसलिए मैं आपसे इस गाउन की कीमत पूछ रही थी। अच्छा मालिक, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे ये गाउन दे दे और धीरे धीरे करके मेरी सैलरी में से इसके पैसे काटते रहें? देखो अनीता, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं एक दुकानदार हूँ और मुझे केवल अपने फायदे से मतलब होता है। तुम्हें इस गाउन को देने से फायदा तो दूर की बात, उल्टा मेरा ही नुकसान हो जाएगा। और फिर मैंने यहाँ कोई खैरात तो नहीं खोल रखी कि मैं अपनी दुकान के कपड़े फ्री में गरीबों को लुटाता रहूं। इसलिए जाकर चुपचाप अपना काम करो और आइंदा से कभी मुझसे ये बात मत कहना। दुकानदार की बात सुनकर अनीता चुपचाप बेमन से दुकान का काम करने लगती है और अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगती है कि वो अपनी बेटी के लिए एक गाउन तक नहीं खरीद पा रही। शाम होने के बाद जब उसकी छुट्टी हो जाती है तो वो बड़े दुखी मन से अपने घर की ओर चल देती है और चलते चलते वो मन ही मन सोच रही होती है, कल दिव्या का जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास उसके लिए गाउन खरीदने के पैसे नहीं हैं और दुकान के मालिक ने भी मुझे उधार पर गाउन देने के लिए मना कर दिया। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बहुत समझदार है और कल जब मैंने उसे समझाया तो बेशक वो थोड़ी उदास हुई, पर वो बिल्कुल भी जिद नहीं करेगी कि मैं उसे गाउन लाकर ही दूं। लेकिन अपनी बेटी को ऐसे मन मारता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं भी कैसे भी करके उसकी इच्छा पूरी कर दूं, मगर मेरी बदकिस्मती तो देखो कि मैं चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अनीता ये सब सोचते सोचते रास्ते में चल रही होती है कि अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है जो कि बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अगर तुरंत उसका इलाज ना किया गया तो वो कुछ ही देर में मर भी सकती है। उस जख्मी बिल्ली को देखकर अनीता के मन में दया आ जाती है और वो उसे जमीन से उठाकर एक साफ सुथरी जगह पर लेटा देती है। फिर वो भागकर नदी के पास जाती है और वहाँ से थोड़ा सा पानी लाकर उस बिल्ली को पिलाती है और उसकी चोट को साफ करके उन पर कुछ देसी जड़ी बूटियों का लेप कर देती है। फिर अनीता कुछ देर के लिए वहीं बैठी रहती है ताकि कोई और जानवर उस बिल्ली को आकर ना खा जाए और उसके ऊपर अपनी साड़ी के पल्ले से भी हवा करती रहती है ताकि जल्दी से जल्दी वो बिल्ली होश में आ जाए और ठीक होकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाए। पानी पीने और लेप लग जाने के कारण बिल्ली जल्द ही ठीक होने लगती है और जैसे ही उसे होश आता है वो तुरंत परी में बदल जाती है और अनीता से कहती है, मैं एक परी हूँ, लेकिन एक घमंडी जादूगर ने मुझे बिल्ली बना दिया था। उसके बाद एक कुत्ते ने मुझे लड़ाई में जख्मी कर दिया, जिसके बाद से मैं यहीं जख्मी होकर पड़ी हुई थी। अगर आज तुम मुझे ना बचाती तो शायद कुछ ही देर में मेरी मृत्यु हो जाती। आज तुमने मुझे बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जीवन भर तुम्हारे एहसानमंद रहूंगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हारी वो इच्छा मैं उपहार स्वरूप पूरी कर दूंगी। पहले तो अनीता अपनी इच्छा परी को बताने में बहुत संकोच करती है, लेकिन अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए वो परी से कहती है, परी रानी, मैं अपने लिए तो आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहती, लेकिन कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसने मुझसे एक गाउन लाने के लिए कहा था, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसके लिए गाउन खरीद पाऊँ, इसलिए खाली हाथ घर जा रही हूँ। अगर आप सच में मेरी कोई इच्छा पूरी करना चाहती हैं, तो आप मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सा गाउन दे दीजिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। अनीता की इच्छा सुनने के बाद परी अपने जादू से एक सुंदर सा गाउन अनीता के सामने प्रकट कर देती है और उससे कहती है, मैं एक जादुई परी हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दी हुई हर चीज जादुई होती है। ये गाउन जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये भी कोई साधारण गाउन नहीं है, ये एक जादुई गाउन है।
इस जादुई गाउन को पहनने वाले हर इंसान की इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके लिए बस इतना करना है कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो इस गाउन को पहनकर उस चीज के बारे में अपने मन में सोचना है और तुरंत ही वो चीज तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। इससे केवल तुम्हारे गाउन की इच्छा ही नहीं बल्कि जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाया करेंगी। जादुई गाउन देकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और अनीता खुशी खुशी वो जादुई गाउन लेकर अपनी बेटी दिव्या को दे देती है। उस दिन के बाद से दिव्या और उसकी माँ अनीता दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।